बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 15 जनवरी 2025 दिन बुध का है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को आज जेल के अंदर कैद हुए 529 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। 5 to 9 डेज, 529 दिन उन्हें आज मुकम्मल हो चुके हैं। अडयाला जेल के अंदर कैद हुए। इमरान खान की सियासी जिंदगी का सबसे अहम और बड़ा केस जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस है, जिसे अल कादर ट्रस्ट केस भी कहते हैं, जिसके अंदर आपने गुज़श्ता 3 दिन कबल यानी कि 13 जनवरी को फैसला आना था। तीसरी दफा मुअख्खर होने के बाद लेकिन उसमें हैट्रिक मुकम्मल की गई और पाकिस्तान की तारीख में यह रिकॉर्ड बना दिया गया कि एक कैदी जो जेल के अंदर कैद है, एक मुल्जिम जो जेल के अंदर कैद है, वो कह रहा है कि फैसला सुनाए, लेकिन अदालती निज़ाम, रियासत और ये मौजूदा सियासी निज़ाम, हुकूमती निज़ाम उसके आगे आगे भागता दिखाई देता है। नाज़रीन, ये अल कादर ट्रस्ट केस क्यों इतनी अहमियत का हामिल है, क्यों इसमें फैसला रोका गया है, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। और इसका 9 मई के साथ क्या ताल्लुक है, यानी कि उस अनफॉर्चुनेट दिन के साथ 9 मई 2023, जिसके बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील हो गया, पाकिस्तान का अदालती मंजरनामा तब्दील हो गया और एक नया भूचाल पैदा हो गया पाकिस्तान के अंदर। उस अनफॉर्चुनेट दिन यानी कि 9 मई के साथ इस अल कादर ट्रस्ट केस का, यह 190 मिलियन पाउंड केस का क्या ताल्लुक है, वो जरा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और इसका मुकम्मल जो बैकग्राउंड है, इसका पस मंजर है 190 मिलियन पाउंड केस का, वो भी जरा मुख्तसर आपके सामने रखता हूं कि इसके अंदर क्या क्या बड़ी पेशरफ्त होती रही। 1 साल का जो ट्रायल था उसमें कितने गवाह पेश हुए, कितने जज तब्दील हुए, यानी कि 4 जज इसके अंदर तब्दील हुए, कैसे कैसे कब कब और कौन कौन से जज तब्दील हुए, ये भी तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट ये है कि 9 मई के साथ इसका क्या ताल्लुक है। तो नाजरीन, जो अल कादर ट्रस्ट केस है, 190 मिलियन पाउंड केस, इस केस के अंदर ही इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था जब यह 9 मई हुआ। यानी कि 9 मई 2023 को आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता अदालत में डायरी ब्रांच से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, रेंजर्स ने गिरफ्तार किया। वो इसी केस के अंदर गिरफ्तार किया था, यही अल कादर ट्रस्ट केस था जिसके अंदर इमरान खान को गिरफ्तार किया था। हालांकि ये और बात है कि उन्होंने अपने आप को कानून के सामने, अदालती निज़ाम के सामने सरेंडर कर दिया था जब वो अदालत के अंदर आए बैठे थे, तो इस तरीके से उन्हें गवाह करने की क्या जरूरत थी। खैर, इसका जवाब तो मौजूदा निज़ाम ही दे सकता है, या क्यों गिरफ्तार किया गया वो लोग ही दे सकते हैं। अलबत्ता ये पहली दफा देखा है कि कोई बंदा अपने आप को सरेंडर कर रहा है अदालत के अंदर और अदालत से, कमरा अदालत से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो वो जो अनफॉर्चुनेट दिन यानी कि 9 मई 2023 हुआ था, वो इसी अल कादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की गिरफ्तारी की वजह से हुआ था। फिर आपको याद होगा कि 2 दिन के बाद यानी कि 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्हें तलब किया गया और इस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, गैर कानूनी, गैर आईनी करार दे दिया था। ये अलग बात है कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था इमरान खान को 9 मई को, तो 9 मई की शाम तकरीबन 8 बजे के करीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया था। हालांकि उनकी अदालत से गिरफ्तार किया गया था, उन्हें इसके ऊपर ज्यादा गुस्सा करना चाहिए था कि मेरी चैम्बर की दीवार के साथ वाले डायरी ब्रांच से एक साबिक़ वज़ीर आज़म को इस तरीके से घसीट कर ले जाया जा रहा है और वो मेरी अदालत के अंदर पेश होने आए थे, तो गुस्सा तो उन्हें करना चाहिए था, स्टैंड तो उन्हें लेना चाहिए था। अगर वो वहीं पे उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देकर इमरान खान को फौरन तलब करवा लेते वहां पर, तो वो 9 मई ना होता। यानी कि शाम तक तो चलें, जो एहतजाज और जो नुकसान होना था हो गया, अगले 2 दिन ये नुकसान जारी ना रहता और पाकिस्तान की तारीख के अंदर इस तरीके से भूचाल पैदा ना होता। लेकिन उन्होंने 9 मई की शाम ही इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया था। लेकिन 2 दिन के बाद 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया था। अब यहां पर नुक्ता और सवाल यह भी उठता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जिस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे रही है, तो उसके अंदर मुहासबा किसका हुआ, किसको पूछा गया कि आपने गिरफ्तार क्यों किया। जो गिरफ्तार करने वाले थे, जो गिरफ्तार करवाने वाले थे, या तो उनसे भी पूछा जाता, उनसे भी जवाब तलब किया जाता, उनका भी मुहासबा हो सकता कि आपने गैर कानूनी तौर के ऊपर क्यों गिरफ्तार किया। और दूसरा नुकता कि एक अदालत जो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी अदालत है यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसके ऑनरेबल चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि गिरफ्तारी कानूनी है, जबकि पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस कह रहे हैं गैर कानूनी है। तो अब दोनों में से ठीक कौन है? एक ही ठीक हो सकता है ना। एक बंदा कह रहा है हाँ, दूसरा कह रहा है ना, तो दोनों सेम तो नहीं हो सकते। एक अदालत से आता है कि जी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, दूसरी से आता है गिरफ्तारी कानूनी है, तो ये फैसला कौन करेगा, कौन ठीक है। खैर, वो बात भी गुजर गई।
तो जब 11 मई को इमरान खान को पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी गई और कहा गया कि आप कल यानी कि बरोज दिन तो मुझे याद नहीं है, तारीख 12 मई को आप उसी अदालत के अंदर दोबारा पेश हो जहां से आपको गिरफ्तार किया गया था, तो वहीं से जाके आप अपनी जमानत लें। तो इमरान खान ने उस वक्त कहा था कि मुझे आप इजाजत दें और मुझे हाउस अरेस्ट करें बनीगाला के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी नहीं, आप रियासत की कस्टडी में रहेंगे और रियासत के पास ही रहेंगे, कल आप अदालत के अंदर पेश हो। तो फिर इस्लामाबाद की पुलिस लाइन के अंदर इमरान खान को रखा गया था और वेरी नेक्स्ट डे यानी कि 12 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दोबारा पेश किया गया और उस वक्त जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा की अदालत के अंदर पेश हुए और इमरान खान को जमानत मिल गई थी। जब उन्हें जमानत मिली, खैर मैं इसलिए ये 2-3 दिन आपको रिकॉल करवा रहा हूं कि इनका ताल्लुक इस अलकादर ट्रस्ट केस के साथ है। इसी केस के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी की वजह से 9 मई हुआ था। खैर वो टाइम गुजर गया। फिर उसके बाद जब तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान को 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार करके अटक जेल शिफ्ट किया गया, उसके बाद फिर उन्हें अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया गया। तो जब इमरान खान अडयाला जेल के अंदर कैद थे तो उस वक्त नैब ने 13 नवंबर 2023 को अडयाला जेल के अंदर उनके ऊपर गिरफ्तारी डाली। उसके बाद फिर तकरीबन 17 रोज तक जो है वो अडयाला जेल के अंदर ही उनकी तफ्तीश की गई, लेकिन उसके बाद फिर 1 दिसंबर 2023 को इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर रेफरेंस फाइल किया गया। रेफरेंस के अंदर 8 मुल्जमान थे, इमरान खान थे, बुशरा बेगम थी, इसके अलावा और भी 6 लोग थे, लेकिन बाकी 6 का ट्रायल नहीं हुआ। यानी कि 8 मुल्जमान के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया नैब की तरफ से, लेकिन जो ट्रायल हुआ वो एक साबिक वज़ीर आज़म और एक साबिक खतून अव्वल के ऊपर हुआ। बाकी 6 लोग जो है वो बरीउज़्मा हो गए, उनका ट्रायल नहीं हुआ। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो 6 लोगों का ट्रायल क्यों नहीं हुआ? क्या वो 6 लोग इस अदालती निज़ाम या इस रियासती निज़ाम के ऊपर भारी थे? सिर्फ 2 लोगों का ट्रायल ही क्यों? तो इस चीज ने इस केस को मशकूक क्यों नहीं बनाया? ये भी बड़ा अहम नुकता है। फिर उसके बाद नाज़रीन 27 फरवरी 2024 यानी कि पिछले साल के 27 फरवरी को इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई और 1 साल ये ट्रायल चला। 1 साल के अंदर ट्रायल जो है वो मुकम्मल हुआ और इसके अंदर 35 गवाहान पेश हुए। उन्होंने अपने बयान कलमबंद करवाए। उसमें 2-3 प्रोमिनेंट नाम जो हैं, एक उनमें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, आजम खान, उनका भी बयान कलमबंद करवाया गया। साबिक वज़ीर आला केपी और साबिक वज़ीर दिफा परवेज खट्टर जो हैं, उनका भी बयान कलमबंद करवाया गया। इसके अलावा और भी 33 शख्सियात यानी कि टोटल 35 लोगों के बयान कलमबंद हुए थे। उसके बाद जो ये ट्रायल आगे चला, बयान कलमबंद हो गए। इसमें नाज़रीन 4 दफा जो है वो जज तब्दील किए गए। यानी कि सबसे पहले ये जो केस है 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस, ये एहतसाब अदालत के एक बड़े प्रोमिनेंट जज हैं जनाब जज मोहम्मद बशीर साहब, क्योंकि वो इसलिए प्रोमिनेंट हैं कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी एहतसाब अदालत से फैसला उन्होंने दिया था और यूसुफ गिलानी साहब के खिलाफ भी फैसला उन्होंने दिया था और इमरान खान के खिलाफ भी फैसला दे चुके हैं। यानी कि 2-3-4 जो साबिक वज़ीर आज़म है उनके खिलाफ एहतसाब अदालत से जज बशीर साहब ने फैसला दिया। तो ये जो केस है ये सबसे पहले जज बशीर साहब के पास गया था, लेकिन उसके बाद ये केस जो है जज नासिर जवेद राना साहब के पास ट्रांसफर कर दिया गया, जो अभी इस केस को सुन रहे हैं। लेकिन जब उनके पास ट्रांसफर किया गया तो कुछ वक्त के बाद फिर ये केस दोबारा तीसरी दफा जज मोहम्मद अली वड़ैच साहब के पास शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन फिर दोबारा चौथी दफा जज नासिर जवेद राना साहब के पास आ गया और इसका 1 साल जो है वो ट्रायल हुआ। उसके अंदर तमाम गवाहान, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, एक पॉइंट के ऊपर जिरा हुई, बहस हुई। प्रोसिक्यूशन ने बड़े सख्त हिदायत दिए, उन्होंने एविडेंस भी दिए, इमरान खान के डिफेंस काउंसिल ने दिफा किया। फिर बिलाखिर 1 साल ट्रायल होने के बाद 18 दिसंबर 2024 यानी कि पिछले महीने की 18 तारीख को इस केस का फैसला महफूज हुआ और 23 को सुनाया जाना था, नहीं सुनाया गया। फिर 6 जनवरी को सुनाया जाना था, नहीं सुनाया गया। बिलाखिर 13 जनवरी की तारीख दी गई, 13 जनवरी को भी नहीं सुनाया गया। तो 3 दफा फैसला नहीं सुनाया गया। अब 17 जनवरी की जो है वो तारीख दी गई है। आज से 2 दिन बाद का कहा गया कि फैसला सुनाया जाएगा। अब देखते हैं कि परसों ये फैसला सुनाया जाता है या नहीं सुनाया जाता, और अगर सुनाया जाता है तो इसके अंदर क्या सजा इमरान खान के खिलाफ होती है या उनकी बरीयत होती है। इसके ऊपर पूरे रियासत का, पूरे निज़ाम की नजरें लगी हुई हैं और देखते हैं अब 2 दिन के बाद कि क्या सूरत बनती है। लेकिन एक बात तो नाज़रीन तय है कि इस केस के अंदर
8 लोगों के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया था, बाकी 6 के खिलाफ कोई ट्रायल नहीं हुआ, कोई उनके ऊपर सख्त टाइम नहीं आया सिवाय 2 लोगों के, एक साबिक वज़ीर आज़म और एक उनकी अहलिया। अब इस सारे मामले के अंदर जो एक मेन किरदार था, जिसके पैसे थे, जिसके 190 मिलियन पाउंड थे जो बाहर एनसीए ने पकड़े थे, उनका नाम है मलक रियाज साहब। चूंकि एक बड़ा नाम है, एक बिजनेस टाइकून है, तो उनके ऊपर कोई सख्ती नहीं आई, उनसे किसी ने नहीं पूछा, उनका कोई ट्रायल नहीं हुआ। और इवन के पाकिस्तान की सूरत हाल ये है, पाकिस्तान की गैरत की, पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल के ऊपर आज से 2-3 दिन कबल जियो टीवी के ऊपर एक शो के अंदर इस पूरे केस का खुलासा बताया जा रहा था। और जब जब ये नाम आता था कि पाकिस्तान के बड़े बिजनेस टाइकून मलक रियाज, जब ये नाम आता था तो वहां पर बीप लगा दिया जाता था, उनका नाम भी वहां पर नहीं चलाया जाता था। यानी कि एक जो बिजनेसमैन है वो एक पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम, जो साबिक वजीर आजम है, उससे भी ताकतवर है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसका ट्रायल नहीं हुआ। लेकिन एक वजीर आजम यानी कि एक साबिका वजीर आजम जो है वो इसी केस की आड़ के अंदर गुज़श्ता 1 साल से जेल के अंदर है और फैसला का इंतजार कर रहा है कि कब ये फैसला सुनाया जाए। अब देखते हैं कि 17 जनवरी को इस केस का क्या फैसला आता है। फिर जो भी तफसीलात होंगी वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अपने कीमती फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए इतने ही, अपने मेज़बान ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।